हेलो फ्रेंड, तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट्स रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। इसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, प्राकृत प्रथम के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है प्राकृत, ऑप्शन बी क्या है पाली, ऑप्शन सी क्या है अपभ्रंश और ऑप्शन डी क्या है संस्कृत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। पाली को किसके नाम से जाना जाता है? तो प्रथम प्राकृत के नाम से पाली भाषा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले तो ऑप्शन ए क्या है सरसैनी, ऑप्शन बी क्या है गुर्जरा अपभ्रंश, ऑप्शन सी क्या है मागधी, ऑप्शन डी क्या है अर्ध मागधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा सरसैनी। तो पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो आपको बताना है कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है अवधी, ऑप्शन बी क्या है बघेली, ऑप्शन सी क्या है छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन डी क्या है बांगरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बांगरू पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, जबकि ये किसके अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। और बघेली छत्तीसगढ़ी और अवधी एक इसमें पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोलियां आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बांगरू होगा। अगला क्वेश्चन क्या, मेरठ दिल्ली सहारनपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली कौन सी बोली है जो कौरवी के नाम से जानी जाती है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या अवधी, ऑप्शन बी क्या ब्रज, ऑप्शन सी क्या खड़ी बोली, ऑप्शन डी क्या कन्नौजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली। खड़ी बोली को किसके नाम से जाना जाता है? तो कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली मेरठ सहारनपुर के एरिया में बोली जाती है। कौन सी? अवधी। इसी को क्या बोला जाता है? कौरवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश की देन है? तो पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश की देन है आपको ये बताना है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है मागधी, ऑप्शन बी क्या अर्ध मागधी, ऑप्शन सी क्या महाराष्ट्र, महाराष्ट्री भी बोल सकते हैं आप इसको, ऑप्शन डी क्या है गुर्जरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अर्ध मागधी का विकास है किसका? पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ किसका? पूर्वी हिंदी का विकास। अगर आपको नहीं भी आता है, अगर आपका थोड़ा बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर है तो आप सेंस लगा के ही बता सकते हैं कि पूरब कहाँ पड़ता है। तो पूरब में पढ़ते हैं कौन से? हमारा बिहार छत्तीसगढ़, ये सारे एरिया कहाँ पड़ते हैं? पूर्व में पड़ते हैं। तो अर्धमागधी का विकास किस में होगा? पूर्व में ही होगा। तो इस प्रकार से आप इसका सेंस लगा के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो इसके ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर ए क्या है 1000 ईसा पूर्व से, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से, ऑप्शन बी क्या है ईसा की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, ऑप्शन बी क्या है ईसा की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, ऑप्शन सी क्या है वैदिक युग से, ऑप्शन डी क्या है हड़प्पा काल से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1000 ईसा से माना जाता है किसका? हिंदी भाषा का प्रारंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है सरसैनी, ऑप्शन बी क्या है मागधी, ऑप्शन सी क्या अर्ध मागधी, ऑप्शन डी क्या है ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मागधी से। तो भोजपुरी अपभ्रंश, भोजपुरी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो मागधी अपभ्रंश से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या बताया जा रहा है। तो इसका ऑप्शंस में आप देख सकते हैं रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी क्या है जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी क्या है गरसादा तासी, ऑप्शन डी क्या है तेसी टोरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गरसादा तासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या बताया जा रहा है, राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मोनरिया, ऑप्शन बी क्या है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है, ऑप्शन सी क्या है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन डी क्या है शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी रचना किसने लिखी है और इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में क्या बताया जा रहा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से असत्य कथन कौन सा है?
तो ऑप्शन नंबर ए में क्या बताया जा रहा है, शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन बी क्या है, गरसादत तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं। ऑप्शन सी क्या है, शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का विवरण है। ऑप्शन डी क्या है, हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नागेंद्र की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका कौन सा कथन असत्य है ये पूछा गया है, तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में क्या बताया जा रहा है, हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नागेंद्र की रचना है, ये बिल्कुल गलत है। वहाँ की ये तीनों सही है, तीनों, यानी कि फर्स्ट में क्या बताया गया था, तो शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में क्या था, गरसादत तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में क्या था, शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का विवरण है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें से कौन सा सही नहीं है या असत्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, मिश्रबंधु विनोद। ऑप्शन बी क्या है, शिव सिंह सरोज। ऑप्शन सी क्या है, हिंदी साहित्य की भूमिका। ऑप्शन डी क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। मिश्रबंधु विनोद में 5000 कवियों का विवरण मिलता है आपको, और ये मिश्रबंधु 3 भाई थे जिन्होंने मिश्रबंधु विनोद की रचना की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, रामनरेश त्रिपाठी। ऑप्शन बी क्या है, आचार्य चतुर्सेन। ऑप्शन सी क्या है, टीकम सिंह। ऑप्शन डी क्या है, रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टीकम सिंह ने क्या लिखा है, हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है, तो टीकम सिंह है। अगला क्वेश्चन क्या है, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, वर्तमान काल। ऑप्शन बी क्या है, आधुनिक काल। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इसके ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, गद्य काल। और ऑप्शन डी क्या है, जागरण सुधार काल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, गद्य काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, भक्ति काल। ऑप्शन बी क्या है, पूर्व माध्यमिक काल। ऑप्शन सी क्या है, रीतिकाल। ऑप्शन डी क्या है, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है, तो भक्ति काल नाम दिया है। इसीलिए सबसे अच्छा वर्णन, अगर आप भक्ति काल के बारे में पढ़ना चाहें तो शुक्ल जी ने भक्ति काल के बारे में बहुत अच्छे से लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रमी से स्वीकार किया है। तो इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद। ऑप्शन बी क्या है, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी क्या है, डॉक्टर नागेंद्र। ऑप्शन डी क्या है, मिश्रबंधु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया, हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रमी से स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है। तो इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए क्या है, 700 विक्रमी से। ऑप्शन बी क्या है, 750 विक्रमी से। ऑप्शन सी क्या है, 1000 विक्रमी से। ऑप्शन डी क्या है, 1050 विक्रमी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 750 विक्रमी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का हिंदी में अनुवाद किया। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, किशोरीलाल गुप्त ने। ऑप्शन बी क्या है, रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन सी क्या है, राहुल संकृत्यायन ने। ऑप्शन डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, किशोरीलाल गुप्त ने। तो जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का हिंदी में अनुवाद किसने किया है, तो किशोरीलाल गुप्त ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, मिश्रबंधु। ऑप्शन बी क्या है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ऑप्शन सी क्या है, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी क्या है, श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। क्या कथन है, ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार और देख लेते हैं। कथन क्या, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का निर्धारण, यानी कि आदिकाल का काल निर्धारण किया है। तो आपको ये बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का काल निर्धारण किस टाइम पीरियड से लेकर किस टाइम पीरियड तक किया है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, यानी कि ऑप्शन ए क्या है, 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। ऑप्शन बी क्या है, 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। ऑप्शन सी क्या है, 850 ईस्वी से
1000 ईस्वी तक, ऑप्शन डी क्या है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक के काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है, तो आदिकाल नाम दिया है। किस टाइम पीरियड को, तो 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक के टाइम पीरियड को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आदिकाल को संधि काल नाम किसने दिया है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी क्या है रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी क्या है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी क्या है डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल या चरण काल नाम दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रासो ग्रंथकारों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं थी, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा, ऑप्शन बी क्या है डिंगल पिंगल भाषा, ऑप्शन सी क्या है जैन बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन। अगला ऑप्शन नंबर डी क्या है वीर एवं श्रृंगार रस का प्रयोग। तो इसमें से क्या पूछा गया था, देखते हैं। तो इसमें पूछा गया था क्वेश्चन में रासो ग्रंथकारों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा जैन बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होगा तब भी अगर आप थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तब भी ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे, क्योंकि जैन और बौद्ध धर्म अलग टाइम पे था और रासो साहित्यकार अलग टाइम पे लिखे गए, तो इनका कोई रिलेटेड ही नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं रासो ग्रंथकारों ने नहीं लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आदिकाल के साहित्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए क्या है श्रृंगार, ऑप्शन बी क्या है भक्ति, ऑप्शन सी क्या है प्रकृति वर्णन, ऑप्शन डी क्या है राष्ट्रीय भावना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा राष्ट्रीय भावना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कायमास वध किस आदिकालीन रचना का अंश है, तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमीर रासो, ऑप्शन बी क्या है परमान रासो, ऑप्शन सी क्या है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन डी क्या है खुमान रासो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा पृथ्वीराज रासो। तो कायमास वध किस आदिकालीन रचना का अंश है, तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वीराज रासो का अंश है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, तो इसके ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर ए क्या है 50, ऑप्शन बी क्या है 40, ऑप्शन सी क्या है 68 और 68, इसमें 68 गलत लिखा है लेकिन इसका सी में क्या है 68, ऑप्शन डी क्या है 70। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 68 प्रकार के छंदों का यूज हुआ है किसमें, तो पृथ्वीराज रासो में। और पृथ्वीराज रासो एक क्या है महाकाव्य, और इसको लिखा किसने था, तो चंद्रवरदाई ने लिखा था। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं, तो इसके ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर ए क्या है विजयेंद्र स्नातक, ऑप्शन बी क्या है डॉक्टर नलिन बलोचन शर्मा, ऑप्शन सी क्या है डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन डी क्या है डॉक्टर विनय मोहन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा डॉक्टर नलिन बलोचन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है सन 1850 ईस्वी में, ऑप्शन बी क्या है सन 1873 में, ऑप्शन सी क्या है सन 1863 में, ऑप्शन डी क्या है सन 1883 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। डी में क्या बताया जा रहा है, सन 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष था, यानी कि उस वर्ष से पब्लिश हुआ था कौन सा ग्रंथ, तो शिव सिंह सरोज। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्या है हिंदी साहित्य के इतिहास पर लिखित एक ग्रंथ, एक वो है काव्य। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में से किसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाएगा, तो इसके ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर ए क्या है शिव सिंह सरोज को, ऑप्शन बी क्या है 284 वैष्णवन की वार्ता को, ऑप्शन सी क्या है भक्तमाल को, ऑप्शन डी क्या है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। डी में क्या है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को क्या कहा जाता है, तो इतिहास ग्रंथों में सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कहा जा सकता है किसको, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है, तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए क्या है राहुल शंकरत्यायन, ऑप्शन बी क्या है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी क्या है मिश्रबंधु और ऑप्शन डी क्या है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा रचित है,
तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी क्या है डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन सी क्या है डॉक्टर नागेंद्र और ऑप्शन डी क्या है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त क्या है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है, किसने लिखा है, तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल मानने वाले विद्वान थे। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है राहुल शंकरटैन, ऑप्शन बी क्या है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी क्या है रंगे राघव, ऑप्शन डी क्या है मिश्रबंधु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिश्रबंधु क्या थे हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल। तो ये भी पूछा जाता है कि आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने दिया है नाम, तो मिश्रबंधुओं ने दिया है आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है प्रमाणिक, ऑप्शन बी क्या है अप्रमाणिक, ऑप्शन सी क्या है अर्ध प्रमाणिक, ऑप्शन डी क्या है जाली ग्रंथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ। तो पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है, तो ये अधिक उपयुक्त है कि अर्ध प्रमाणिक है। कुछ इसके प्रमाण मिलते हैं कुछ नहीं मिलते हैं, तो इस प्रकार से अर्ध प्रमाणिक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, बीसलदेव रासो का प्रधान रस क्या है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या है वीर रस, ऑप्शन बी क्या है शांत रस, ऑप्शन सी क्या है श्रृंगार रस, ऑप्शन डी क्या है करुण रस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्रृंगार रस। बीसलदेव रासो का प्रधान रस कौन सा है, तो श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है भाषिक संरचना, ऑप्शन बी क्या है ऐतिहासिकता, ऑप्शन सी क्या है चरित्रांकन, ऑप्शन डी क्या प्रबंधात्मकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा ऐतिहासिकता। यानी कि पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष ये है कि इसकी ऐतिहासिकता को लेकर विवाद है कि ये उस टाइम पीरियड का था या नहीं था। कुछ विद्वान इसको उस टाइम पीरियड का मानते हैं, यानी कि इसको ऐतिहासिकता को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं कि इसमें जो बताया गया है वो सही है, और कुछ मानते हैं कि गलत है, बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है जगनिक, ऑप्शन बी चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी नरपतिनाथ, ऑप्शन डी क्या है भट्ट केदार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा नरपतिनाथ किसके बीसलदेव रासो के रचयिता हैं। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या दलपति विजय, ऑप्शन बी क्या नरपतिनाथ, ऑप्शन सी क्या नल सिंह, ऑप्शन डी क्या मधुकर भट्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा नरपति नाल किससे संबंधित है, तो जिनकी रचना यानी कि नरपति नाल की रचना किससे संबंधित, तो अजमेर के शासक से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं इनकी रचना का क्या नाम है, तो बीसलदेव रासो है। अगला क्वेश्चन क्या, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं। तो हमने स्पीड इसलिए बढ़ा ली है कि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए हम स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या है रसायन, ऑप्शन बी क्या है रासक, ऑप्शन सी क्या है रास, ऑप्शन डी क्या है रसिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रासक शब्द से मानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, खुमान रासो की प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या है पुणे संग्रहालय, ऑप्शन बी क्या मथुरा संग्रहालय, ऑप्शन सी क्या जयपुर संग्रहालय, ऑप्शन डी क्या ग्वालियर संग्रहालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुणे संग्रहालय में क्या है खुमान रासो की प्रमाणिक प्रति संग्रहित की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है, बीसलदेव रासो मूलतः एक काव्य है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर किस प्रकार का काव्य है आपको ये बताना है। तो इसके ऑप्शन ए क्या है स्मृति काव्य, ऑप्शन बी क्या है शोक गीत है, ऑप्शन सी क्या है गीति काव्य, ऑप्शन डी क्या है गेय काव्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि गेय काव्य क्या बीसलदेव रासो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है, उसका कोई पुरस्कारकार रूप आज तक अनुपलब्ध है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है हम्मीर रासो, ऑप्शन बी क्या बीसलदेव रासो, ऑप्शन सी क्या भारतेश्वर बाहुबली रासो, ऑप्शन डी क्या परमाल रासो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हम्मीर रासो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आल्हा और उदल नाम के दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों और युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्ण निम्न में से किसमें है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी क्या खुमान रासो, ऑप्शन सी क्या विजयपाल रासो, ऑप्शन डी क्या है परमाल रासो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी परमाल रासो। इसको आला खंड के नाम से भी जाना जाता है परमाल रासो को, और इसमें आला उदल दो वीरों का बहुत वीरतापूर्ण वर्णन किया गया है किसमें परमाल रासो
या इसको आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या मिश्रबंधु, ऑप्शन बी क्या कर्नल डॉट, ऑप्शन सी क्या हीराचंद ओझा, ऑप्शन डी क्या आचार्य शुक्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आचार्य शुक्ल सबसे अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनहु कला ससभान कला 1600 बनियन किस रासो ग्रंथ की पंक्तियां हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या विशलदेव रासो, ऑप्शन बी क्या पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी क्या खुमान रासो और ऑप्शन डी क्या परमाल रासो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज रासो की ये पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन क्या, पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी की सी क्या है धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन डी क्या रामकुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी क्या अज्ञे और ऑप्शन डी क्या आचार्य शुक्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, बीसलदेव रासो का काव्य रूप क्या है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या प्रबंध काव्य, ऑप्शन बी क्या खंड काव्य, ऑप्शन सी क्या है गीति काव्य, ऑप्शन डी क्या है मुक्तक काव्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। डी में क्या बताया जा रहा है? मुक्तक काव्य। तो बीसलदेव रासो का काव्यात्मक रूप क्या है? तो मुक्तक काव्य है एक बीसलदेव रासो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या खुमान रासो, ऑप्शन बी क्या जसमयंक जस चंद्रिका, ऑप्शन सी क्या है बीसलदेव रासो, ऑप्शन डी क्या पृथ्वीराज रासो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, बीसलदेव रासो। यानी कि कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? तो बीसलदेव रासो एक ऐसी रचना है इन तीनों में से जो वीर गाथात्मक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है राजस्थान, ऑप्शन बी क्या है बंगाल, ऑप्शन सी क्या उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी क्या है दक्षिण भारत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा विषम संयोजन है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ऑप्शन बी क्या मगही बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, ऑप्शन सी क्या मालवी राजस्थानी हिंदी और ऑप्शन डी क्या है बघेली पश्चिमी हिंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा विषम संयोजन है, यानी कि कौन सा गलत है आपको ही बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बघेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कौन सा है, बैसवाड़ी किस प्रमुख बोली के निकट है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी कन्नौजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अवधी के निकट है कौन सी बैसवाड़ी बोली। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से राजस्थानी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या मारवाड़ी, ऑप्शन बी क्या जयपुरी, ऑप्शन सी क्या मेवाती और ऑप्शन डी क्या बुंदेली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बुंदेली। क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से राजस्थानी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? तो कौन सी नहीं है? बुंदेली नहीं है। इस बाकी मारवाड़ी मेवाती और जयपुरी किसके अंतर्गत आती हैं? तो राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं, जबकि बुंदेली बुंदेलखंडी के अंतर्गत आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।